सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण और व्याकरण में हम करेंगे पाठ 1 जिसका नाम है भाषा और दूसरा पाठ है आपका वर्ण विचार। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये हम अपने पहले पाठ के दौरान में देखेंगे और दूसरे पाठ के दौरान में हम देखेंगे वर्ण विचार। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने दोनों पाठों का दोहरान का। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना पाठ भाषा। हाँ बच्चों, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको कौन सी भाषा में समझा रही हूँ? हिंदी में। और अंग्रेजी वाली मैडम अर्थात इंग्लिश वाली मैम आपको कैसे समझाती है? इंग्लिश में। और अगर आपको संस्कृत शब्द विषय पढ़ना पड़ जाए तो वो मैम आपको कैसे समझाएंगी? संस्कृत भाषा में। तो हर भाषा अलग अलग है। समझाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ रहा है आपको? भाषा का। लेकिन हर बार हम आपको समझाने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वो भी मौखिक भाषा का। दूसरी है बच्चों लिखित भाषा। हम आपको कुछ बातें लिख करके भी समझाते हैं। जैसे मैं आपको अभी वर्कशीट देती हूँ, प्रश्न उत्तर समझाते हैं, बोर्ड पर आपको चैप्टर समझाते हैं, शब्द अर्थ, कठिन शब्द जो भी आपको समझाया जाता है, जो भी टीचर आपको पढ़ाती है बोर्ड पर भी समझाती है, तो वो क्या है? लिखित। और आपको लिख करके भी समझाया जाता है, बोल करके भी समझाया जाता है। और हम आपको ही नहीं बल्कि आप भी हर बात को बोल करके और लिख करके ही सभी को ही ऐसे ही समझाया और बताया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ आपका पाठ शुरू होता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। माताजी अखबार पढ़ते हुए, कल प्रातः पानी की सप्लाई बंद रहेगी। दूसरी तरफ आप देखिए, दूरदर्शन पर समाचार वाचिका ने बताया आज सायंकाल तक वर्षा होने की संभावना है। नीचे देखिए बच्चों, दादाजी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु सबका कल्याण करो। फिर आगे देखो बच्चों, सचिन ने कहा माँ मैं लंदन पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, अलग अलग तरह से बात को समझाया जा रहा है। कहीं माताजी अखबार पढ़ते हुए बोल रही हैं, तो कहीं पिताजी टीवी देखते हुए बता रहे हैं कि आज सायंकाल वर्षा होने की संभावना है, ये टीवी में बताया जा रहा है। तो कहीं दादाजी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहीं ये बालक अपनी माँ से कह रहा है कि मैं लंदन पहुँच गया हूँ। तो हर व्यक्ति अपनी बात को अलग अलग तरीके से बता रहा है। आगे देखिए बच्चों, हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर या सुनकर समझते हैं। ऐसा हम किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं भाषा विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। अब देखो बच्चों आगे, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब आप देखो बच्चों, यहाँ नीचे मीना गाना गा रही है, तो ये बोल करके अपनी बात बता रही है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो ये लिख करके समझा रहे हैं। तीसरी भाषा है बच्चों सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, जब आपने देखा है सड़क पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है तो वो वाहन को आने और जाने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करता है। तो वो बोल करके नहीं बताता है, वो संकेतों के माध्यम से बताता है कि कब वाहन को आना है, कब जाना है और कब रुकना है। तो ये कौन सी भाषा हो गई बच्चों? सांकेतिक भाषा। अब आप यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे लिखा हुआ है आपके मौखिक भाषा, बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना और सुनकर दूसरों की बात को समझना मौखिक भाषा कहलाती है। आगे देखिए, लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। तीसरी है बच्चों सांकेतिक भाषा। जब हम किसी की ओर इशारा करते हैं तब दूसरा उसको समझता है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ऐसा बच्चों वैसे तब भी होता है जब क्लास में टीचर आ जाती है और वो सब बच्चे एक साथ चुप हो जाते हैं, या मैम आपको इशारे करती हैं कि आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। जब आपको गेम खिलाती हैं तो आप अपने आप समझ जाते हैं बिना बोले। तो ये भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। आगे देखो बच्चों,
चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का सिपाही कुछ बोलता नहीं, केवल हाथ के इशारे से आने जाने वाले वाहनों को रुकने और चलने का संकेत देता है। वाहन चालक उसके संकेतों को समझ लेते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे देखो बच्चों, अन्य भाषाएं। भारत देश में अनेक राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। लिपि, भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी, संस्कृत भाषा की देवनागरी व पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, डोगरी, संथाली, तमिल, संस्कृत, कोंकणी, असमिया, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, नेपाली, मराठी, कन्नड़, मणिपुरी, मैथिली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम और बोडो, ये बच्चों भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। अब आगे देखो बच्चों, इस पूरे पाठ का सार है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। फिर है भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। आगे देखो बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। अब आप देखो बच्चों, नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। कुछ काम मैं आपको वर्कशीट में भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। यहाँ खाली स्थान में आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? आपको मालूम ही है, भाषा वह सरल साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बाद है हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है बच्चों? आपको मालूम ही है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है हमारा, आपके विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? आपके विद्यालय में कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? मैंने आपको पहले ही समझाया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो आपको मालूम ही है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसके बाद बच्चों आपके हैं सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तमिल किस राज्य की भाषा है? तो बच्चों तमिल तमिलनाडु की राज्य भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। पत्र लिखने में भाषा के रूप का प्रयोग किया जाता है। बताइए बच्चों, पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता है? लिखित भाषा में। फिर बोलचाल में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया जाता है? मौखिक रूप का। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत के संविधान में भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को बच्चों? 22 भाषाओं को, 22। अगला है, मम्मी जी का चिट्ठी लिखना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके प्रश्न 4 में दे रखा है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। उर्दू भाषा की फारसी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और संस्कृत की देवनागरी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। भाषा के 3 रूप होते हैं, ये सही है बच्चों। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, ये भी ठीक है। चुटकुला सुनना भाषा का लिखित रूप है, नहीं बच्चों, सुनना भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है,
ये सही है बच्चों। अंग्रेज़ी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं बच्चों, ये गलत है। तो ये तो हो गया हमारा पाठ। अब आगे आप देखिए, इसमें आपके दे रखी है बच्चों वर्ग पहेली में से 5 भाषाओं के नाम छांटिए। ये आपको खुद को ही करना है। आप देखिए और ढूंढिए इसमें कौन कौन सी 5 भाषाएं आपको मिलती हैं। उनके नाम आपको अपनी बुक में ही लिख कर रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं हमारे पाठ 2 का दोहरान कार्य, जो कि है हमारा वर्ण विचार। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा पाठ वर्ण विचार। भाषा के 3 अंग हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। भाषा हम पहले वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि वर्ण को अक्षर कहते हैं और अक्षर इसे क्यों कहते हैं। अ है उपसर्ग और अक्षर जिसका मूल शब्द विनाश है। तो अ जब अक्षर के साथ मिल जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। और विनाश जिस क्या कह रही है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा पाठ, जो है हमारा वर्ण विचार। भाषा के 3 अंग हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। बच्चों यहाँ पर भाषा के 3 अंग बताए गए हैं। भाषा जिसके बारे में हम इससे पहले वाले पाठ में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं इसके 3 अंगों के बारे में, जिसमें पहला है हमारा वर्ण। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यंजन वे होते हैं जिनके लिए हमें उच्चारण करते समय दूसरे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। यहाँ पर स्वर के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जो अ आ ई उ ए ऐ ओ ये बच्चों स्वर हैं। इनमें से कुछ ऐसे स्वर बताए गए हैं ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री से ऋषि, री। दूसरा है बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब आपको पढ़ करके ही लग रहा है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि अधिक। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है। ये इस तरह से हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। इसके बाद है बच्चों एक और स्वर के बारे में बताया हुआ है, प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ये प्लुत स्वर है। अब आगे आप देखो बच्चों, अयोगवह। अब इनकी गिनती स्वरों में की जाती है। इनका योग न स्वर में होता है और न ही व्यंजन में होता है। इन्हें अयोगवह कहते हैं। और ये हैं हमारे बच्चों अंग और अह। अंग हमारा है अनुस्वार और अह है हमारा विसर्ग। अब यहाँ पर आगे नीचे देखिए बच्चों, आप हिंदी में व्यंजन 33 बताए गए हैं और इनको भी उच्चारण करने के लिए
किस किस का प्रयोग किया जाता है? देखो बच्चों, कंठ उच्चारण। तो जो हमारा क वर्ग है और उस क वर्ग है उसको बोलने के लिए कंठ, कंठ से मतलब गले से, ये है क ख ग घ ण, कंठ। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ये। तालु उच्चारण मतलब जब हमारी जीवा तालु के ऊपर जाकर के टच होती है, लगती है, तब ये स्वर हमारे मुंह से निकलते हैं, जो कि च, छ, ज, झ, ण। ये हैं तालव्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आते हैं ये। इसके बाद है मूर्धा उच्चारण। ट, ठ, ड, ढ, ण। इनमें जो हमारी जीभ है वो तालु से तो स्पर्श होती है, साथ ही बिल्कुल ऊपर जाके लगती है। गले से ऊपर के पहले जो तालु के ऊपर खड्डा सा है वहाँ पर जाकर लगती है। तो ये मूर्धा उच्चारण के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं, मूर्धन्य। फिर हैं ये भी स्पर्श व्यंजन में ही है, क्योंकि इनमें भी जीवा टच तो होती है, जीवा हमारे तालु से जाकर लगती है। अब है बच्चों दंत उच्चारण, जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जीवा दांत से लगती है, जैसे त, थ, द, ध, न। इनमें हमारी जीवा दांत से लगती है, इसलिए ये दंत उच्चारण में आते हैं। इसके बाद है ओष्ठ उच्चारण। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होठ। होठों से जब हमारी आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो ये हमारे ओष्ठ उच्चारण में आने वाले वर्ण कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ उच्चारण के व्यंजन हैं। इसके बाद है बच्चों अंतस्य व्यंजन, जो कि य, र, ल, व। इनमें जो हमारी जीवा है, आवाज़ जो है वो गले से अंदर से आती है, इसलिए इन्हें अंतस्य व्यंजन कहते हैं। फिर है बच्चों ऊष्म व्यंजन, श, क्ष, स, ह। इनमें कुछ गर्म वायु हमारे अंदर से आती है जब हम इन्हें बोलते हैं, तो इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे आप बच्चों देखिए, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब है आपके इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अनुनासिक, जिस पर चंद्र बिंदु है, अ। विशिष्ट वर्ण ड़, ढ। आगत वर्ण औ, ज, फ। श, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 2 व्यंजन से और एक स्वर के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ आपको समझ में आ रहा है बच्चों? क के नीचे हलंत दिया हुआ है, क्ष के नीचे हलंत दिया हुआ है, योग अ और उसके बाद क्ष। तो ये क्ष जो है ये 3 अक्षर, 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना है। इसके बाद आप देखिए ज और ण और ज्ञ। ये ज्ञ ज और ण से मिलकर बना है। त, र, अ, त्र। आपने देखा बच्चों, यहाँ पर भी त्र, त और र के नीचे हलंत लगा हुआ है और अ, 2 वर्ण और एक स्वर को मिलाकर के त्र शब्द बना है। ऐसे ही श्र, ये भी श के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत और अ। तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताया था बच्चों, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्वर में अस्वर मिला होता है। बिना स्वर के व्यंजन लिखने पर उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम
हलंत कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बच्चों। जैसे म के साथ अ का स्वर है तो म के नीचे हलंत लग जाएगा और अ स्वर के बिना है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ। तो क्या बन गया बच्चों? कमल। र, आ, धन, ज, आ, रा, जा। शब्द सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हुआ होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों, शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तब वे पद बन जाते हैं। अब देखो बच्चों, आपने ये पाठ को देखा और हमने इस पाठ को क्या जाना इस पाठ में। तो देखो, सभी व्यंजनों में क्या मिला होता है? अ। और इसके बिना लिखने के लिए व्यंजन वर्ण में हलंत लगाया जाता है। जैसे क के नीचे च के नीचे लगाया हुआ है, ऐसे हम अगर बिना व्यंजन के, बिना स्वर के अगर लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आ, धन, माँ के नीचे हलंत, फिर अ, फिर धन अ। तो क्या बन गया बच्चों? आम। शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों दिए हुए हैं आपके प्रश्न उत्तर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। फिर है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद है बच्चों, आपकी बुक में दिए हुए हैं, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। सबसे पहला है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ये सही है बच्चों। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नहीं बच्चों, वर्ण 3 प्रकार के नहीं होते हैं। वर्णों के योग से वर्णमाला बनती है। नहीं बच्चों, ये भी गलत है। स्वर व्यंजन की मदद से बोले जाते हैं। ये भी गलत है। व्यंजन स्वर की मदद से बोले जाते हैं, स्वर व्यंजन की मदद से नहीं बोले जाते हैं। नीचे दिया हुआ बच्चों चौथे नंबर का जो कार्य है, निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। पहला शब्द आपको दिया हुआ है, इसके बाद के शब्द आपको अपने इस बुक में ही वर्णों को अलग अलग करके ये शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सब? चलिए बच्चों, ये हो गए हमारे दोनों पाठों का एक बार से फिर से दोहरान कार्य। अब सभी बच्चे इसकी वर्कशीट जो मैं दूंगी वो आप कॉपी में करेंगे, और जो खाली स्थान जो मैंने आपको बुक में समझाए हैं उन्हें आप अपनी किताब में ही पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे आप अच्छे से अपना काम? चलिए बच्चों, घर पर रहिए और खुश रहिए। बच्चों देखिए आपने ये दोनों पाठ और समझे मेरे साथ। अब बच्चों आपको क्या करना है, मैं इसकी वर्कशीट भेजूंगी जिसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और उसे समझना है। अभी भी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछ लेना, लेकिन काम आपको अच्छे से करके भेजना है। अपना नाम अपनी कॉपी में जरूर लिख के भेजे बच्चों, और काम समय पर भेजे और अच्छे से भेजे। ठीक है बच्चों, करेंगे आप सब। अब घर पे रहेंगे और खुश रहेंगे।